हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद क्लास 11th वाले के लिए डाल रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या क्या कैलकुलेट किए थे, एनर्जी किए थे कैलकुलेट, वेलोसिटी किए थे, फिर उसके बाद रेडियस किए थे, है ना। तो आज हम लोग उस पर पहले एक बार जगह सारा फार्मूला एक जगह लिख लेते हैं, तो न्यूमेरिकल बनाने में आराम मिलेगा। ठीक है। देखो, तो पहला फार्मूला है कि रेडियस जो हम लोग निकाले थे, तो देखो पूरा कैलकुलेट जब करोगे जो जो वैल्यू हम लोग बैठाए थे v=NH/r का वैल्यू, तो कैलकुलेट करोगे तो ये फार्मूला आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n², है ना। दिस इज फॉर आएगा, n का मतलब ऑर्बिट हो गया, फॉर हाइड्रोजन एटम। और उसके अलावा क्या हो जाएगा, फॉर अदर एटम 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n² डिवाइडेड बाई z अदर देन हाइड्रोजन एटम, जहाँ की z का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है। r का मतलब रेडियस का फॉर्मूला। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो निकाले थे ना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता था, डिवाइडेड बाई n²। ठीक है, ये वैल्यू आया था, है ना। और ये फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। और अगर उसमें दूसरा एटॉमिक नंबर वाला दूसरा एलिमेंट अगर ले ले, तब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻18 बाई n² इंटू z²। ये भी बताए थे उस वीडियो में कि z² रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना। ये पूरा वैल्यू r के नाम से जाना जाता है। तो ये जूल पर एटम में है। तरीका बताए थे, ये 18 है तो ये भी 18 है, ऐसे याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। अब इसको अगर हम लोग इस एनर्जी है ये जूल, इसको और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोगे ना, तो En का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, बाई n², मतलब ये r का वैल्यू हो गया। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए जरा सा, 13.6 बाई n², निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। और अदर देन हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करेंगे, फिर वही हम लोग उसमें z² लगा देंगे यहाँ पर, है ना। ठीक है, सब में z²। ये लगेगा इसके लिए, देखो यार, थर्ड, दिस इज En -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, पर एटम डिवाइडेड बाई n²। और अदर देन अगर मान लो हाइड्रोजन एटम अगर लेते हो तो यहाँ z² बैठा देना, जैसे यहाँ बैठाए हो। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद किलो जूल में इसका वैल्यू होता है 1312.6 डिवाइडेड बाई n², एंड ये होता है किलो जूल पर एटम। नॉर्मली क्वेश्चन इसमें और इसमें रहेगा, ठीक है ना। अच्छी बात है। और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला याद रख लेना, है ना, लिख देते हैं हम। वो होगा तुम्हारा v बराबर 2.18 इंटू 10, यहाँ भी 2.18 था, यहाँ भी 2.18 है। आसान है तरीका याद रखने का, टू दी पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई n, दैट्स ऑल। ठीक है। तो ये था वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल टैकल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखो, ये जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं अभी, ये तुम्हारा NCERT का ही है ना। तो इसको किया जाए, रुक जाओ।
देखो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2.13 है ना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, है ना। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द कलर करस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, है ना। ठीक है, वो कलर इज डजेंट मैटर, पहले तो हम लोग उसका वेवलेंथ निकालना शुरू करें। देखो टेक्निक इसका क्या करना है तुमको, बेसिकली क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th ऑर्बिट पर है। ये n का वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो यहाँ से यहाँ आ रहा है 2 पर, इस पर आ रहा है, राइट। तो जब ये एनर्जी nth का 4th ऑर्बिट है, n का वैल्यू 2 है, यहाँ से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, अब देखो, है ना। पहले काम क्या करना, अच्छा किसके लिए है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ठीक है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो एनर्जी E4 पहले निकाल लेना। तुमको पता है R(Z²/n² होता है। तो Z का वैल्यू एटॉमिक नंबर 1 था, ये तो खत्म हो गया सीधे यहाँ पर R/n²। ठीक है, 4th ऑर्बिट है तो कितना हो जाएगा 4²। दैट्स ऑल। किस पर आ रहा है 2 पर, तो पहले 2 पर ले लो, ऐसे ही बनाना R/2², माइनस कर दो तो ये प्लस, यही डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा ना, उतना एनर्जी इसमें से एमिट होगा। तो इसका वैल्यू हो गया del E प्लस R, कॉमन ले लिए, 1/2² माइनस 1/4²। फिनिश। R का वैल्यू कितना हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये हो गया 1/4 माइनस 1/16। ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 16 हो गया तुम्हारा, और ये हो गया 4, राइट, हाँ ठीक है, और ये -1 है ना। तो 2.18 10⁻⁻18 इतना हो गया, मतलब हो गया कितना 2.18 इंटू 10⁻⁻18 3/16, इतना जूल पर एटम निकला। ठीक है, अब हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। तो तुमको फार्मूला पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह क्या लिखते हैं C/λ। न्यू फ्रिक्वेंसी होता है, क्लास 10th में पढ़े होगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही होता है। V इज इक्वल टू L λ, है ना। तो वेलोसिटी मतलब यहाँ लाइट के वेलोसिटी से मतलब है फ्रीक्वेंसी हमारा न्यू, वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा C बराबर न्यू लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या होगा C/λ, लैम्डा निकालना है। ठीक है ना। तो निकालते हैं, ये सबको मिटा रहे हैं अब हम, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरू करते हैं। आइए, तो अब देखिए, अब आप एनर्जी का वैल्यू इतना आ गया, एंड दिस E हाँ का वैल्यू कितना है, रुक जाओ, Hc/λ इज इक्वल टू 2.18 10⁻⁻18, हम 3/16 ही रहने देते हैं। अब Hc को यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, 1/λ निकला। अब इसको उलट दे रहे हैं पूरा, तो लैम्डा निकल जाएगा, तो हो जाएगा Hc इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.18 10⁻⁻18 इंटू 3। H का वैल्यू कितना होता है 6.626 10⁻⁻34, प्लैंक कांस्टेंट है। C वेलोसिटी ऑफ लाइट हुआ 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.18 10⁻⁻18 इंटू 3, ये और ये कट गया, है ना। अच्छा, अब हम लोग जरा इसका काम कर लिया जाए, तो 6.1 मिनट जरा सा, हाँ 6.626 करते हैं जरा कैलकुलेट हम 2 मिनट में।
6.626। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग कितना से, 16 से, इंटू 16 इज इक्वल टू आया कितना आया 106.016 बाई 2.18 है ना, डिवाइडेड बाई 2.18 है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 14.44। ये हो गया 14.44 कितना आया, ठीक है। अच्छा अब पावर को देखो तो ये -34 है, ये +8 है, और ये ऊपर आएगा तो +18 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 26, 18 8 26 10 टू द पावर -8 हुआ। ये पूरा कैलकुलेट करने पर 10 टू द पावर -8 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना आता है 106 है ना, 0.016, एक मिनट 106.016 ये हुआ, डिवाइडेड बाई कितना हुआ 14.444 है ना, 14.23 इतना आया, तो आया 7.399। ओके, एंड आंसर इज हाउ मच, दिस इज 486। लैम्डा इज इक्वल टू, कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट, 6.626 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो गया 6.626 इंटू 16, ठीक है 106.016, और नीचे कितना है, नीचे क्या है, नीचे तो 2.18 ही है ना, ये प्रोटीन कहाँ से आ गया, ये गलत है। दिस इज योर 2.18, दैट्स ऑल। तो दिस इज डिवाइडेड बाई 2.18, दिस इज इक्वल टू यस है ना 48.6, ये आया 48 हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे 48.63 ये आया इनटू इतना, है ना। अब इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ तो ये हो जाएगा कितना 486, डेसिमल को यहाँ कर दिए, इंटू 10 टू दी पावर -9.3 हो जाएगा। तो कितना हो गया आंसर 486.3 नैनोमीटर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये गलती हो गई थी, which I had multiplied this part here. Anyhow, so this is how lambda is calculated. But अगर हम शॉर्टकट तरीका सिखा रहे हैं तुम लोगों को, है ना, उसमें करना क्या है, सो देखो ये एनर्जी का वैल्यू आया था, है ना। तो E का वैल्यू कितना आया था 2.18 10 टू दी पावर -18 इंटू 3/16, और ये कितना आप लिखे थे hc/लैम्डा, ठीक है, एक था ना। देखो ये R का वैल्यू था, मार्क करो, और इसको हम 3/16 से ऐसे किए थे। तो जब hc को तुम यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे, इधर लाओगे तो hc से डिवाइड किए, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे h का वैल्यू और c का वैल्यू रखोगे तो आएगा 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्डा है, उल्टा है लैम्डा, सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 3/16, याद रखना इस वैल्यू। अभी तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच 16 डिवाइडेड बाई कितना 109,677 सेंटीमीटर, उल्टा कर दिए लैम्डा लाने के लिए। अब जरा इसको कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, तो कितना आएगा
16 डिवाइडेड बाई 109 है ना 677 दिस इज सॉरी कितना है भाई 16 डिवाइडेड बाई 109 677 is equal to how much? और 3 कहाँ चला गया into 3 है ना। तो ओवरऑल कैलकुलेशन अगेन वी हैव टू डू इट। इसको करते हैं पहले 109,677 into 3 है ना। दिस इज 329031 इतना आया है ना। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए तो 16 डिवाइडेड बाई 329031 एंड दिस गिव्स अस, देखो एग्जैक्टली इतना वैल्यू आ रहा है। कितना आ रहा है 1 2 3 4 4 जीरो के बाद 486 इतना आया है ना। ठीक है। अच्छा ये किस में आया? सेंटीमीटर में आया है ना। ये सेंटीमीटर में आया। ठीक है। और इसके बाद तुमको कितना प्लेस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पड़ा। तो 2 प्लेस में क्या होगा 9 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो इसको अगर तुम पूरा सॉल्व करोगे तो कितना लिखोगे 486 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। दिस इज 486 नैनोमीटर। फिर से आ गया पहला वाला आंसर है ना। यहाँ पर 4 3 7 प्लेस हुआ ना यहाँ पर ये। ठीक है। तो 10 टू द पावर -7 हो जाएगा इंटू, और जब इसको मीटर में लाओगे तो -9 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो इतना नैनोमीटर हो गया। तो ये तरीका बहुत सिंपल है कि याद रखना आर इस वैल्यू को एच से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 109677 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। तो ये कैलकुलेशन करने में आसानी मिलेगा। अब तुम लैम्डा निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। चूँकि लैम्डा इसका 486 नैनोमीटर में, तो कलर कौन सा होगा वेबजियर में यहाँ होगा 400 से 700 के बीच में होता है। तो ऑलमोस्ट ब्लू रेंज में पड़ेगा, उसी के आसपास पड़ेगा है ना। ठीक है। तो कलर जाएगा ब्लू। ठीक है। कलर विल बी ब्लू। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में शिफ्ट करता है तो उसका कलर होगा ब्लू। ठीक है। अच्छा आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2.11। वैसे हम एक बार एक्सरसाइज को एक बार फिर से सॉल्व कर देंगे, बट अभी थोड़ा सा देख लो। 25 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्वेश्चन नंबर 2.11 एक्सरसाइज NCERT ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड है ना। तो इसमें करना क्या है तो देखो बता रहे हैं। एक 25 वाट का बल्ब है ना। उसका वाट कितना है W 25 वाट का पावर। ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एनर्जी बाई टाइम। इसका मतलब क्या हो गया 20 जूल पर सेकेंड। क्लास 10th में पढ़े होगी। जूल बाई सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं। तो 25 वाट मतलब 1 सेकेंड में 25 जूल एनर्जी बाहर आ रहा है उस बल्ब से इसमें। ठीक है। तो कहता है कि उसका वेवलेंथ है 0.57 माइक्रोमीटर
लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 0.57 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये लैम्डा है ना। ठीक है, अब ये जो लैम्डा का वैल्यू हमारा आया है ना, -6 में जो आया, तो हम लोग को निकालना है रेट ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना क्वांटा एनर्जी बाहर आ रहा है। एक क्वांटा का मतलब क्या होता है पता है ना, 1 क्वांटा ऑफ एनर्जी मतलब एच न्यू। ये एक फोटोन का एनर्जी होता है, याद रखना। एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू होता है। न्यू मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है। और अगर लैम्डा के टर्म में लिखोगे तो एच बटा लैम्डा एक का है। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी कितना है, 25 जूल। ठीक है, एक क्वांटा का एनर्जी कितना होगा, एच बटा लैम्डा। तो मान लो ऐसा n फोटॉन्स निकलेगा तो 25 के बराबर होगा ना। ये एक फोटोन का एनर्जी है। ठीक, एक फोटोन का एनर्जी है, n फोटॉन्स बाहर आ रहा है, तो टोटल मिला के 25 जूल के बराबर हो जाएगा और सेकंड वही निकल रहा है। तो अब एच का वैल्यू बैठा दो, 6.626 माइनस 34 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये मीटर में 0.57 इंटू 10⁻⁻6 ये निकल गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा n का वैल्यू आ जाएगा इंटू n। इस टोटल क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर दोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। और वही इतना ही फोटॉन्स पर सेकंड बाहर आ रहा है। 25 जूल का एनर्जी है ना, पर सेकंड आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड है ना, यही था हमारा। एक क्वांटा एच बटा लैम्डा होता है। तो n क्वांटा बाहर आ रहा है जो कि 25 जूल के बराबर है। इसको डिवाइड किया तो n निकला, तो पर सेकंड यही n हुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। हाँ ओके, एक क्वेश्चन और देख लो थोड़ा सा, है ना, बता देते हैं, रुक जाओ। अच्छा रुको, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तुमको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो दो कंडीशन फॉलो करता है। पहला क्या होता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, mvr बराबर nh/2π। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता था, याद आया है ना। तो ये r एक और r कट गया, क्लियर हुआ। एक इक्वेशन, सॉरी ये मिला था दो इक्वेशन। अच्छा, अब आपको हम जब निकाल रहे थे हम लोग टोटल एनर्जी, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आया था। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना निकाले थे, -e²/r, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, रेडियस r है, तो इसके बीच फोर्स कितना लगेगा, +e, ये प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो -e² और ये डिस्टेंस r है, r² हो गया और इंटू r कर दिए, तो ये r और r कट गया, तो कितना आया, -e²/r। फाइन, आया। नाउ दिस वैल्यू -e²/r का जो हमारा वैल्यू आ रहा है ना, ये क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी का, तो -e²/r हो गया प्लस ½ mv², है ना। तो -e²/r प्लस ½ अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, mv² ये जो था हम बताया काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी का ज़रूरत पड़ता है ना। तो ये कितना हम लोग लिखेंगे, mv² = e²/r, ये लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 e²/r आ गया। एंड दिस इज आवर टोटल एनर्जी, राइट। यू सी प्रॉपरली कि ये जो टोटल एनर्जी है ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है।
मैग्नीट्यूड में, साइन में तो टोटल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव रहेगा। तो एक चीज़ याद रखना, एक डेटा मिला हमको, क्या मिला, इस पर जेई में क्वेश्चंस बहुत रहता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, आधा होगा। ये दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, इसको आधा से गुना किए तो क्या निकला, टोटल एनर्जी, है ना। बात समझ आई। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी। देख लो, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये और ये बराबर है, ठीक है। तो अगर किसी का टोटल एनर्जी दिया है, पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है, काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, तो हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं, है ना। मान लो कि टोटल एनर्जी दिया हुआ है 5 जूल, तो ये हो जाएगा 2.5 जूल, और इतना ही टोटल एनर्जी कितना होगा, ये पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितना हो गया, ये 5 जूल है, और ये कितना है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो 10 जूल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल होगा, है ना। ठीक है, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल रहता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आगे चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।